अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर शहजाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने एक सीरीज़ में पहले चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन पे एक बड़ी तफसील से वीडियो बनाई थी और उसके बाद यूनिट 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और इसी सीरीज़ को लेके मैं चल रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जितनी कन्फ्यूजन्स हैं आज इस वीडियो में आपकी वो क्लियर होने वाली हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। काफ़ी सारी एनिमेशंस, काफ़ी सारी आपके पास जो हैं वीडियोस वो अंदर शेयर करके हर एक पॉइंट आपका कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली वो आपको करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो आपसे यही गुजारिश होगी, मैं आपसे ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट, चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि a plane of conducting loop is located in a uniform magnetic field is directed along x-axis. For what orientation of the loop flux is maximum and for what orientation flux will be minimum? स्टूडेंट, ये पॉइंट हमने आज दो डिस्कस करने हैं कि हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और फ्लक्स मिनिमम कब होता है। स्टूडेंट, इन पॉइंट्स पे आप ज़रा गौर करें, लेकिन यहाँ से मैं आज जिन दो पॉइंट्स से आपको पर्दा उठाने लगा हूँ कि जिसमें स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एरिया एंड प्लेन एरिया। स्टूडेंट, लेट सपोज कि ये आपके पास लैपटॉप की एक स्क्रीन है, ये आपके सामने एक लैपटॉप की स्क्रीन। स्टूडेंट, ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये प्लेन है। इसका जितना भी एरिया होगा उसको आप प्लेन एरिया बोलेंगे। और प्लेन एरिया स्टूडेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सरफेस का वेक्टर एरिया किधर होगा, तो स्टूडेंट वो सीधा आपकी तरफ होगा, जो कि हम नॉर्मल ड्रा करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो इसका नॉर्मल होगा वो आपकी तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड प्लेन एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब आपको ये कहा गया है कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो हमें पता है फ्लक्स का आपके पास फार्मूला बी डॉट ही होता है। आप इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी ए कॉस थीटा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक एरिया। अब स्टूडेंट, पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारा फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। अगर आप इस पॉइंट को देखें, केस 1 को, कि हमारा फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। स्टूडेंट, मैक्सिमम तब होगा जब आप उस प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि उस प्लेन को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखेंगे। और जब आप पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फर्ज करें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और आप उस प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। स्टूडेंट, ये स्क्रीन जैसे आपके पास है, ऐसे समझिए स्क्रीन की बैकवर्ड जो बैक सरफेस है उससे फील्ड लाइंस आ रही हैं और फील्ड लाइंस के सामने ये स्क्रीन आपने रख दी है। तो ये स्क्रीन हमने परपेंडिकुलर रखी है। अब इसका चूंकि नॉर्मल आपकी तरफ है और फील्ड लाइंस भी आपकी तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा।
फिर वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस आपस में क्या होंगी स्टूडेंट, वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होंगी और आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और वेरी सिंपल कि अगर स्क्रीन के पीछे से आ रही है, स्क्रीन आगे परपेंडिकुलर खड़ी है, तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज़्यादा पास करेंगी। तो स्टूडेंट ये वो पॉइंट है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि एट ए टाइम यहाँ दो एरिया टकरा जाते हैं। तो ये पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लियर करें। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा। आप क्या करें, आप वैसे वही ओरिएंटेशन लेंगे हम कि आपके पास इस स्क्रीन की बैकवर्ड साइड से फील्ड लाइंस आ रही हैं और अब ये स्क्रीन आप ऐसे समझें कि आपने बंद कर दी, लैपटॉप आपने क्लोज कर दिया, तो अब वो जो सरफेस बनेगी इस स्क्रीन की वो आपके पास पैरेलल होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप वहां से वेक्टर एरिया लेंगे स्टूडेंट वो आउटवर्ड होगा, ऊपर आसमान की तरफ, आपके कमरे की छत की तरफ। तो जब वो ऊपर आउटवर्ड होगा तो एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल एरिया बिकम्स 90, सो देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट वैसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जब आपने लैपटॉप की स्क्रीन क्लोज कर दी, अब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से पास करती जा रही हैं, इसके अंदर से कोई नहीं गुजर रही। तो ये पॉइंट आप यहाँ से नोट करें कि प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया में फ़र्क क्या होता है, इसमें आप फ़र्क करें। प्लेन एरिया इज स्केलर, वेक्टर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और प्लेन एरिया जो होता है वो हम आगे रखते हैं, अब वहाँ से हम वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि वीडियो जो है वो इतनी लेंथी ना बने, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आपसे ऐसे वो मैं आपको रीडिंग करवाता जाऊं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। एक एक क्वेश्चन हम कंसेप्ट से समझ के पढ़ेंगे ताकि हमें उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग का पता चले और फिर हमारा रट्टा ना लगे ताकि हमें भूले ना हो। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल, चैप्टर 14 में बातें यही होती हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करते तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ। आप एम्पेयर लॉ की मदद से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और स्टूडेंट ये भी हमें पता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बातें कर चुके हैं चैप्टर 13 में। वी कैन कंक्लूड दैट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेशनरी चार्जेस। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट आप समझ लें कि अगर चार्जेस स्टेशनरी हों, स्टेशनरी चार्जेस मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, और स्टूडेंट अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होने वाला। अब ये थ्योरी से आप खुद पढ़ेंगे, वेरी सिंपल सी वर्डिंग है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ कि आपके पास है यहाँ करंट कैसे प्रोड्यूस है नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक एनिमेशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक एनिमेशन है, ये आपके पास स्टूडेंट, अब ये आपके पास यहाँ पे मैं अगर आपको लेके चलूँ स्टूडेंट, तो ये देख रहे हैं आपके सामने ये एनिमेशन है। अगर इस कंडक्टर में से जो हमने कार्डबोर्ड लिया है इसमें से करंट पास करेगा तो इसकी सराउंडिंग में आपको निडल्स नज़र आ रही होंगी। ये निडल्स हमने प्लेस की, लेकिन इनिशियली ये निडल्स जो है हमने जो है रेगुलर रैंडम रखी थी। ये देखिए रैंडम है, यहाँ पे हमने रैंडम फेंकी थी, लेकिन जैसे ही करंट चला था तो ये अलाइंस हो गई थी। स्टूडेंट ये करंट के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब यहाँ से बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई बैटरी जो है वो नहीं है, और जब हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, करंट के फ्लो को रोका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो निडल्स वैसे ही रैंडम पड़ी हैं। अब यहाँ पे हम पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। जब हम पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट ये था कंसेप्ट कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ओनली उस कंडीशन में जनरेट होता है जब हमारे पास क्या हो स्टूडेंट कि करंट फ्लो कर रहा हो, और जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। वेरी सिंपल है, आप ये इसका आंसर खुद रीड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे वेरी सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कहता है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई।
अब स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास सोलेनॉइड का ये आपने फार्मूला पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन केस ऑफ, जब आप फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ, तो ये फार्मूला था। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ये मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था कि एन स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है। तो ये आपके लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट है कि आप स्मॉल एन का यूनिट खुद से कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि सर इसका यूनिट जो है वो ये है। अब यहाँ पे और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर पीछे जाके ये मेरा लेक्चर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे आप वो वॉच करें, और उसमें और काफ़ी सारा बेबहा कंसेप्ट जो है हमने वहाँ पे मेंशन किया। स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने है। अब अगर आप इसको देखें तो आपसे पहला पॉइंट उसने कहा द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड। स्टूडेंट ये लेंथ खड़ी है, ये डबल हो गई, एंड नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम। पहला पॉइंट स्टूडेंट देखें कि हमने यहाँ लेंथ को डबल किया है। हमने यहाँ स्टूडेंट क्या क्या किया है कि लेंथ को हमने डबल कर दिया है। जब हम लेंथ को डबल करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेंगे, स्टूडेंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, 1/2 फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट था कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं और लेंथ सेम रहती है। स्टूडेंट वेरी सिंपल है कि आपके पास यहाँ नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और वैसे भी जब आप नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है। तो यहाँ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो टर्न के डबल होने से वो डबल हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। स्टूडेंट 14.4 at a given instant a proton moves in a positive x direction in a region। स्टूडेंट यहाँ पे अब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या लेंगे। स्टूडेंट ये आपके सामने स्क्रीन है, जिस डायरेक्शन में स्क्रीन की राइटिंग है, स्क्रीन के ऊपर राइटिंग है, ये आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव एक्स से डायरेक्शन होगी। तो इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। स्टूडेंट अगर आप स्पेस को कंसिडर करें तो ये आपके पास जो नीचे लाइन जिस समित में आपकी राइटिंग है, या आप जैसे ये देख लें क्वेश्चन नंबर 14.5 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस समित में आपका पॉजिटिव एक्स होगा स्टूडेंट, और इन अपवर्ड डायरेक्शन आपका क्या होगा, वाई होगा। इन अपवर्ड डायरेक्शन आपका क्या होगा, वाई, और यहाँ से आउटवर्ड आपके फेस की तरफ क्या होगा, जी होगा। बट अब वो नेगेटिव जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है जी स्क्रीन के अंदर होगा, इनवर्ड द स्क्रीन। अब यहाँ पे आप अपना हाथ राइट हैंड जरा फैलाएं और अपनी फिंगर्स को अपने सेल की स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन की तरफ करें, और आपका थंब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन होगा। स्टूडेंट आप यहाँ से खुद चेक कर सकते हैं, आपकी जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये आपसे यही पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। स्टूडेंट पहले तो ये बात है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। आप अपना राइट हैंड फैलाएं, फिंगर्स को स्क्रीन की तरफ करें, आपके पास ये स्क्रीन है, फिंगर्स को स्क्रीन की तरफ करें, आपका थंब इंडिकेट करेगा उस प्रोटॉन की डायरेक्शन को, और ये आपकी जो पाम है, ये जो आपकी पाम है, ये जो आपकी हथेली है, ये शो करेगी मैग्नेटिक फोर्स को। सर स्टूडेंट ये प्रोटॉन है, हमारे पास इसकी मोशन दिखाएगी। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो प्रोटॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आई कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग के है तो के होगा, लेकिन माइनस के होगा क्योंकि नेगेटिव था। तो यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो आई क्रॉस जो जी होता है स्टूडेंट, आई क्रॉस के, वो माइनस जे के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर आपके पास 2 होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसकी डायरेक्शन को। तो ये आपके पास पॉजिटिव जी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सर्ट होगी। तो ये आप यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टूडेंट कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा, हरगिज नहीं। जब उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव फोर्स लगेगी तो फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन में दिखा देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे एनिमेशन हमारे पास ये है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये इसकी मोशन जो है वो कैसे सर्कुलर होती है। तो बाकी आप ये खुद रीड करें, मैं आपको सिर्फ इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करके बताता जाता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको मैं दिखाऊं, स्टूडेंट ये है वो इलेक्ट्रॉन
स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन हुआ है, और जब इन होगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इस पे इस जी स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को इन करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इन होगा तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी। और स्टूडेंट, और वो फोर्स क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इस प्रोटॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा पार्ट ये था कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि उसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या आपके पास कोई डिफ्लेक्शन होगी। तो स्टूडेंट ये वो पॉइंट था, स्ट्रेट लाइन में मूव है नहीं करेगा। तो ये एक हमारे पास अरेंजमेंट होती है कि जब प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी करता है, प्रोटॉन जो है एक हेलिक्स की फॉर्म बनाता है, स्पाइरल स्प्रिंग की फॉर्म। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें उस टॉपिक में हमने ये पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इनका क्लियर किया। तो वो टॉपिक भी आप मस्ट वॉच करें, वो लेक्चर मस्ट वॉच करें। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि प्रोटॉन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट स्टूडेंट कहते हैं टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? Very simple student, कि हमारे पास कहता है दो चार्जेस जो हैं यहाँ पे इन किए गए हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों चार्ज, अब उसने कहा है कि दोनों चार्जेस की जो डिफ्लेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। स्टूडेंट वेरी सिंपल कि आपके पास उनमें से एक प्रोटॉन होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि प्रोटॉन के अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के ये आप खुद से बता सकते हैं कि जब उनकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें से एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट वेरी सिंपल, आप इसको रीड करें कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड perpendicular, a deflecting force perpendicular to plane containing the direction of motion and magnetic field is applied on them according to this equation दी हुई है कि इसमें if two charged particles enter a magnetic field perpendicularly, तो then क्या होगा and are deflected in opposite direction। स्टूडेंट ये वही क्वेश्चन है कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, इसका मतलब ये है कि बोथ पार्टिकल आर अपोजिटली चार्ज, वन इज पॉजिटिवली मीन प्रोटॉन एंड वन एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब वो क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट वेरी सिंपल, कहते हैं सपोज दैट कि चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, where there is no work done by the magnetic force that acting on the charge। स्टूडेंट यहाँ पे आप ये पॉइंट क्लियर करें, पहले तो आप एक बात माइंड में बिठा लें कि मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट्स नॉट अ एक्सेलरेटिंग फोर्स। स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोवाइड करने से क्या वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आ सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स और ये एक्ट करती है ओनली ऑन मूविंग चार्जेस, नॉट ऑन स्टेशनरी चार्जेस। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट माइंड में बिठाएं कि ये एक्सेलरेटिंग नहीं है, ये ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। स्टूडेंट जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है वो कोई वर्क डन नहीं करती। क्यों स्टूडेंट? यहाँ पे देखें, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर सकती है, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा सकती है। और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी तो आपके पास फोर्स भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी और कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट इज नॉट अ एक्सेलरेटिंग फोर्स। स्टूडेंट ये आपके पास आंसर है कि आपके पास ये फोर्स होती है, एक्सर्ट होती है जो चार्ज पे, और कब होती है? जब V और B आपस में
परपेंडिकुलर हो। तो ये इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर। द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये आपके पास एफ डी कॉस थीटा है। अब एफ डी कॉस, अब यहां हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट मीन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की होती है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 का है। स्टूडेंट यू नो वेल कि जब आपके पास एंगल 90 होता है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में हम वर्क डन जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 14.7, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स in a straight line through some region of space, can you say that कि magnetic field in the region is 0? स्टूडेंट यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन मूव करता है, जो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन उसकी मोशन है। क्या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है? स्टूडेंट यहाँ पे नो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फील्ड 0 भी हो सकता है, और दूसरी में पॉसिबिलिटी ये है कि जो चार्ज पार्टिकल हम उस पाथ के अंदर हम इन करवा रहे हैं, हो सकता है कि वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। स्टूडेंट जब पैरेलल होगा तो ये आपके पास क्या होती है, यहाँ पे फोर्स होती है कि जब ये मैग्नेटिक V और B आपस में पैरेलल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये एंगल 0 देंगे, और जब एंगल 0 होगा तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, और ये अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, इसकी मूवमेंट होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि या तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, या फिर वो जो हम पार्टिकल वहां इन करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, वो क्या होगा, वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। V और B आपस में पैरेलल होंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के जो चार्ज पार्टिकल होगा उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्टूडेंट ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि जब चार्ज पार्टिकल को आप इन करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती जब वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, और उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन होती है। दो एमसीक्यूज आपने यहां से देख लिए कि जब चार्ज पर पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होती है और वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, और जब वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो कोई फोर्स एक्सर्ट यहाँ पे नहीं होती, और उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इससे जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हर एक पॉइंट आपका हम कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।